हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रवि डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्वर्जन सीक्वेंस के बारे में और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। कैसे हम क्लेम कर सकते हैं कि आपकी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डेफिनेशंस क्या है कन्वर्जन सीक्वेंस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके डेफिनेशन से। इससे पहले हमने लिमिट और लिमिट पॉइंट के ऊपर एक क्लास बनाया है, वो आप जरूर देखिएगा। इसके बाद ही अगर आप कन्वर्जन सीक्वेंस का ये लेक्चर्स देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लिमिट का जो लेक्चर्स है वो उसकी मैं लिंक यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा और लिमिट पॉइंट का जो है वो भी दे दूंगा। तो वो दोनों जो है टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए, उसके बाद ही आप जो है कन्वर्जन सीक्वेंस को समझ सकते हैं अच्छे से। चलिए, तो मैंने यहाँ पे लिमिट की जो डेफिनेशंस थी वो जो मेरे पास थी लिमिट की डेफिनेशंस, तो वो मान लीजिए मेरी डेफिनेशंस क्या थी लिमिट की डेफिनेशन है मेरे पास L belongs to R is said to be limit of given sequence AN if for any epsilon greater than 0 there exists positive integer k such that modulus of an minus l less than epsilon is less than epsilon for all n greater or equal to k। that उसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ऐसा कोई पॉइंट है, ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट है जिसके एप्सिलॉन हुड नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, जो एप्सिलॉन का जो नेबरहुड है वो क्या कर रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस का कंटेन कर रहा है। तो हम जो एल था उसको हम क्या बोलते थे, लिमिट बोलते थे ना। अब हम यहाँ पे कन्वर्जन की बात करते हैं। ये जो था एल वो था लिमिट। सो हम उसको लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इक्वल टू l लिखते थे, ठीक है, या फिर हम उसको लिखते हैं लिमिट an टेंडिंग्स टू, ठीक है, an टेंडिंग्स टू l एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इस तरह के फॉर्म में लिखा जाता है। इन दिस केस, ये जो केस है यहाँ पे जो हमारी सीक्वेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन सीक्वेंस, ठीक है। इन दिस केस sequence an is called conversion sequence। that means अगर आपकी सीक्वेंस के पास अगर आपके सीक्वेंस के पास लिमिट है तो हम वो जो सीक्वेंस है उसको बोलेंगे कन्वर्जन सीक्वेंस, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ पे हम करेंगे, मान लीजिए कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आपकी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। सो मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस ले लिए, चलिए 1/n, ठीक है। सो इसके पास हमें पता है हैज लिमिट 0, सो 1/n, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n इक्वल टू 0, ठीक है, ये आएगा। दूसरा हम यहाँ पे देखिए उसकी जो डेफिनेशन है वहां पे देखते हैं। चलिए, जो डेफिनेशन है उसमें क्या कहा गया है कि जो आपकी सीक्वेंस है an उसके लिए क्या होना चाहिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, आपके पास ऐसा एप्सिलॉन मिलना चाहिए, ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स आपके पास ऐसा एप्सिलॉन होना चाहिए जो क्या करे, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट दिस मीन्स कि जब आपके पास एप्सिलॉन होगा तो आपको k मिलना चाहिए, ठीक है, आपके पास जो एप्सिलॉन होगा वो k मिलना चाहिए। और मैंने जैसे पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो k है वो डिपेंड किस पे करता है, एप्सिलॉन पे करता है कि आप कितना बड़ा एप्सिलॉन ले रहे हैं, उसके हिसाब से ये जो नेबरहुड बनेगा an माइनस एल वाला, इसमें उतने पॉइंट आएंगे। दैट मीन्स वो कितने पॉइंट एक्सेप्ट करके चलता है वो सबका जो है एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, दैट मीन्स के जो है हमारा वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए मेरे पास एक सीक्वेंस है an दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, ठीक है, उसके पास लिमिट पॉइंट कितने थे,
उसके पास लिमिट तो था नहीं, उसके पास लिमिट पॉइंट कितने थे, लिमिट पॉइंट थे 2, मुझे पता है -1 n + 1 था, पर उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं था। तो इसका मतलब ये जो है ये वो कन्वर्जन सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। कन्वर्जन सीक्वेंस नहीं होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ फोकस करते हैं कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है या नहीं, वो कैसे हम क्लेम कर सकते हैं, उसका टूल्स क्या है, ठीक है। तो चलिए, ये जो सीक्वेंस है हमारी कन्वर्जन नहीं है। दैट मीन्स अगर सीक्वेंस के पास लिमिट नहीं है तो उसका मतलब कि वो जो सीक्वेंस है वो कैसी है, कन्वर्जेंट नहीं है। वो लिमिट पॉइंट अगर एक से ज्यादा है तो भी हम सीक्वेंस को क्या बोलेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है। मान लीजिए अब हम जो एप्सिलॉन और के की बात करें तो उसके थ्रू हम देखते हैं कि कैसे हम एप्सिलॉन से के फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो के ये भी एग्जांपल ऐसे पूछे जाते हैं जो बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे। सो मान लीजिए कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो है n² + 1/n², ठीक है। ये सीक्वेंस है मेरे पास इज कन्वर्स टू 1। मुझे यहाँ पे देखिए दिया है कि ये जो सीक्वेंस है हमारी n² + 1/n², ये जो है 1 पे कन्वर्स करती है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे फाइंड कि यहाँ पे जो मैंने कहा था कि मैंने यहाँ पे कहा था an - l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू k। तो ये जो k कौन सा आएगा वो मुझे फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे यही होता है, आप जो है एप्सिलॉन k जो है वो एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हम बात करेंगे आपके सीक्वेंस के नेबरहुड जो है 1 के नेबरहुड में कितने पॉइंट आएंगे, तो अब हम क्या बोलेंगे, सर आप एप्सिलॉन तो दीजिए। अगर एप्सिलॉन है तो आप वहां से k निकाल पाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपके नेबरहुड में कितने पॉइंट नहीं आ रहे, ठीक है। इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे वो तो हमें पता है, पर एक्सेप्ट मतलब कितने पॉइंट हम छोड़ के चल रहे हैं वो हमें वहां से पता चलेगा। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि कैसे हम क्लेम कर सकते हैं। तो दिस इज माई an। सो मेरा ये हो जाएगा n² + 1/n²। हमारे पास यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या है, 1 है। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्स कर रही है 1 को, तो 1 क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी इज लेस देन एप्सिलॉन। मैं अब क्या फाइंड करने वाला हूँ, जो हमारा k होगा वो फाइंड करूंगा, ठीक है। वो कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए। तो यहाँ से मेरे पास आएगा n², अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ तो n² + 1 - n², तो दैट इज 1/n² इज लेस देन एप्सिलॉन। और यहाँ पे जो n है वो मेरा n से मतलब कैपिटल n से बिलोंग्स कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0/1/n, 0 लेस देन 1/n² लेस देन एप्सिलॉन, ये होगा। सो यहाँ से मुझे पता चला कि जो मेरा n है वो ग्रेटर देन है किससे, 1/√ε से। तो ये जो है n हो मेरा, तब मुझे पता चलता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये जो है हमारा, मैं अगर k इसको मान लेता हूँ, जो k है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे हम k मान लेते हैं इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 1/ε + 1, ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, दैट बिलोंग्स टू n। और इनसे बड़े जो भी n होंगे वो सारे टर्म जो है वो किस में आएंगे, इसमें आएंगे। सो यहाँ पे मुझे ये जो k है वो मिल गया है, ठीक है। एक मिल जाना चाहिए। यहाँ पे आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, बहुत सारे ले सकते हैं। और मैंने जैसे कहा था कि k की वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करती है, तो वहाँ पे ये भी हो रहा है। देखिए k जो है वो फंक्शन किसका है, एप्सिलॉन का है, और वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे k मिल गया। दैट मीन्स अगर आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो आपके पास जब एप्सिलॉन होगा तो आपको k मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि एप्सिलॉन के लिए k मिल ही जाएगा। हर एप्सिलॉन के लिए आपके पास एक ना एक k मिलना ही चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो ये था कुछ एप्सिलॉन और k का खेल। बाकी जो हम अभी कन्वर्जन प्रूव करेंगे वो कुछ टेस्ट भी है, उसके लिए वो भी हम देखेंगे। कोसी टेस्ट, रूट टेस्ट है, फिर रेशियो टेस्ट है, वगैरह वगैरह। तो वो सारी टेस्ट जो है हम बाद में भी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे एग्जाम्पल करते जाएंगे। अभी हम क्या करें, टूल्स को कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं, हम जो सीक्वेंस वाला ये टॉपिक है उसमें कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं वो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ अब हम चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स के बारे में, ठीक है। सो रिजल्ट्स जो है मेरा वो है यहाँ पे रिजल्ट्स चल रहे हैं। तो रिजल्ट्स में अगर मैं पहली बात करूं तो हमने जैसे कहा था कि ये जो an अगर कन्वर्स करे l से तो इस नेबरहुड, ठीक है, फॉर ऑल ग्रेटर देन के ये होगा। अगर एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट के सच दैट an - l इज लेस देन एप्सिलॉन इफ an इज कन्वर्जेस टू l। सो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर मैं एप्सिलॉन मेरा कोई भी ले लूँ, चलिए ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एप्सिलॉन 1 ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन तो मैं अपनी मर्जी से ले सकता हूँ, तो वो मेरे लिए नॉन होगा ना। अब हम बात करते हैं कि ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा
1 माइनस एल लेस देन एल, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एल, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू के। सो ये जो हमारे पास है 1 माइनस एल और 1 प्लस एल, उन दोनों के बीच में तो कितने टर्म्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट टर्म आ रहा है, ठीक है। नाउ हम बात करें भाई, ये तो एल मुझे पता है, मैंने लिया है, 1 तो मुझे पता है, लिमिट क्या है वो हम देख सकते हैं, 1 नॉन है, तो दैट मीन्स ये जो है 1 माइनस एल और 1 प्लस एल किससे नॉन है। अब देखिए इनके बीच में सारे टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं, सॉरी सारे नहीं पर इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं, तो इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं, तो उसके यहाँ पे 1 माइनस एल और 1 प्लस एल के बीच में, मतलब कि मैं यहाँ पे जो मेरी लोअर बाउंड है वो भी मैं जानता हूँ, अपर बाउंड है वो भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने जो है वो दोनों अपने हिसाब से लिया, ठीक है। लिमिट क्या है वो मुझे पता है, 1 एप्सिलॉन क्या है वो मुझे पता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है वो कितने टर्म्स को एक्सेप्ट कर रहा है, वो फाइनाइट टर्म्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, कि जब n जो है वो आपका k या फिर k से बड़ा हो जाए तब ये कंडीशन होती है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो a1 होगा, a2 होगा, a3 होगा, यहाँ पे कुछ a-1 टर्म्स आएंगे, वो हम फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइनाइट है। अगर फाइनाइट टर्म है तो मैं वहां से पता कर सकता हूँ कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। दैट मीन्स हमारे पास जब टर्म्स होते हैं ऐसे a1, a2, a3 फाइनाइट टर्म्स, तो उसमें से हम सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अब क्या करूंगा, ये जो टर्म्स है, ठीक है, साथ साथ मुझे 1 माइनस एल भी पता है, 1 प्लस एल भी पता है। दैट मीन्स मेरे पास 1 माइनस एल और 1 प्लस एल, ये जो टर्म्स है वो कैसे मुझे पता है कि ये जो टर्म्स है वो मुझे पता है ये फाइनाइट टर्म्स है, फाइनाइट टर्म्स है मेरे पास, तो मैं वहां से सुप्रीमम भी निकाल सकता हूँ और साथ साथ इन्फीमम भी निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि टर्म्स कितने हैं, फाइनाइट है। नाउ बहुत सारे टर्म्स जो है सीक्वेंस के वो तो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, बाकी जो नहीं आ रहे वो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अगर सुप्रीमम निकालू किसका, यहाँ पे a1, a2, a3 अप टू ak-1 1 माइनस एल यहाँ पे आएगा 1 या ये होगा -1 लेस देन और सो -1 और प्लस एल, तो दैट मीन्स -1 और प्लस एल, ठीक है। तो -1 प्लस एल एंड 1 प्लस एल, ये कितने टर्म्स है, फाइनाइट टर्म्स है, तो मैं वहां से सुप्रीमम निकाल सकता हूँ। उसको मान लीजिए मैं बड़ा भी, मतलब कैपिटल भी कह रहा हूँ, चलिए। और ये जो छोटा है, मतलब कि ये जो फाइनाइट टर्म्स है उसमें से मैं जो छोटा नंबर है उसको भी निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इन्फीमम डिफाइन कर रहा हूँ, वो है a1, a2, a3 अप टू ak-1 l-1 एंड l+1। क्यों ये मैं कैसे कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ये जो टर्म्स है वो कितने हैं, फाइनाइट टर्म्स है, इसीलिए फाइनाइट टर्म है। फाइनाइट कैसे पता चला कि n जब ग्रेटर इक्वल टू k हो जाए तो इसके अंदर इनफाइनाइट टर्म आते हैं। दैट मीन्स ये जो इंटरवल है वो हमारे इतने टर्म्स को एक्सेप्ट कर छोड़ के सारे टर्म जो है इसमें कंटेन हो रहे हैं। तो ये जो टर्म्स है हमारे पास a1 टू ak-1 और 1 माइनस एल l-1 एंड l+1 वो फाइनाइट टर्म्स है, तो मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ। दैट मीन्स हमारे जो सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म थे वो तो इन दोनों के बीच में थे और बाकी जो टर्म्स थे वो इसमें है। तो हमारे पास जो सारी सीक्वेंस जो है हमारी वो सारी जो सीक्वेंस है वो हमारी ये हमारा जो b है उससे छोटी होगी या इक्वल होगी या फिर यहाँ से स्मॉल b से छोटी होगी। दैट मीन्स हमारे पास ऐसे एक रियल नंबर मिल रहा है, जो ये जो सीक्वेंस थी वो रियल नंबर्स की थी और मेरे पास ऐसे दो रियल नंबर्स मिल रहे हैं b एंड कैपिटल B, सच दैट जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या हो जाए, इन दोनों नंबर के बीच में आ जाए। तो इसका मतलब हुआ कि जो सीक्वेंस कन्वर्ज होती है, ये कैसे हुआ कि जब मैंने क्या किया कि मान लिया कि an इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देन दिस एंड देन अगर ये हो रहा है तो ये होगा, इसका मतलब कि फाइनाइट टर्म्स को एक्सेप्ट करा तो ये पता चला। उसके बाद हमने सुप्रीमम इन्फीमम निकाला। दैट मीन्स अगर हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हमारे पास पता चला कि जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है वो सीक्वेंस कैसी होगी, बाउंडेड होगी, ठीक है। दैट मीन्स अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस बाउंडेड है। जब हम बात कर रहे थे बाउंडेडनेस की प्रॉपर्टी की, तो मैंने कहा था कि बाउंडेड हो जाती है सीक्वेंस तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड है। दैट मीन्स if यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, if sequence is not bounded then implies sequence is not convergent। ये जो था हमारा P implies Q था, तो मैंने क्या कहा यहाँ पे not Q implies
नॉट पी वाला जो है वो रूल यहाँ पे क्या है कि इफ सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड देन सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है, ये पता चला जिससे। तो जैसे कि हम कह दें कि हमारी जो सीक्वेंस है एन, ठीक है, ये अगर मैं सीक्वेंस ले लूँ तो ये कैसी है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है। अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका मतलब कि जो सीक्वेंस होगी वो कैसी होगी भाई, कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो कन्वर्जेंट यहाँ पे ये नहीं होगी। मान लीजिए कि आपके पास दिया है एन स्क्वायर, तो ये जो सीक्वेंस है वो भी कैसी है, बाउंडेड नहीं है, तो वो भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं कि अगर आपकी सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं एक और रिजल्ट के बारे में, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है तो वहां से हमें पता चलता है कि आपकी सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड है, यानी कि अगर नॉट बाउंडेड दैट इंप्लाइज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। चलिए भाई ये तो पता है। अब कोई बच्चा बोल दे सर क्या बाउंडेड सीक्वेंस होगी वो सभी की सभी कन्वर्जेंट होती है क्या? सर यहाँ पे अब स्टेटमेंट है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जन। मैं बोलूँगा नहीं भाई, क्यों इसके पास मेरे काउंटर एग्जांपल है। मान लीजिए मेरे पास है सीक्वेंस -1 टू द पावर n, ठीक है। इसके पास जो है वो लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट क्या है, इसके पास लिमिट पॉइंट है -1 n +1। इसके पास दो लिमिट पॉइंट है। हमने जैसे कहा था कि अगर लिमिट जो है, लिमिट पॉइंट अगर यूनिक लिमिट पॉइंट हो जाए तो हम उसको लिमिट बोलते हैं, और जो लिमिट यूनिक हो जाती है लिमिट पॉइंट तो उसको हम लिमिट बोलते हैं। और अगर सीक्वेंस के पास लिमिट है तो हम उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो यहाँ पे तो यूनिक लिमिट पॉइंट है ही नहीं, तो उसका मतलब कि उसके पास क्या नहीं है, लिमिट जो है वो नहीं है। दैट मीन्स अगर लिमिट नहीं है तो वहाँ पे हमारी सीक्वेंस क्या नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है। तो ऐसे तो बहुत से सीक्वेंस है जिसके पास बाउंडेड है पर वो क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है। मान लीजिए एक जो सीक्वेंस हमने डिफाइन की थी, an इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर n एंड n बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो इसके पास जो लिमिट पॉइंट था वो कितने थे, वो मेरे पास पता है मुझे कि उसके पास 1, 3, 7 और 9 लिमिट पॉइंट था, ठीक है। ये कितने कैसे लिमिट पॉइंट बनते हैं वो सब हमने लिमिट पॉइंट वाला जो लेक्चर्स है उसमें किया है, आप वहां से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन में उसका जो है लेक्चर्स दे दूंगा। सो 1, 3, 7 उसके पास लिमिट पॉइंट है, यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास जो क्या नहीं होगी, लिमिट नहीं होगी। दैट मीन्स जो सीक्वेंस है हमारी कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो ये हमें पता चल रहा है कि सीक्वेंस जो है वो कब कन्वर्जेंट होगी, कब नहीं कन्वर्जेंट होगी। अगर सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है तो ऐसा नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो जाए, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो डायरेक्टली ऐसे एमसीक्यू में दे सकते हैं कि क्या एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास मेरे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है, तो आप वहां पे ऐसे बात कर सकते हैं, सर नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे पास काउंटर एग्जाम्पल है। नाउ देखते हैं एक और रिजल्ट्स के बारे में। हमें पता चला कि जो सीक्वेंस होती है वो कैसे होती है, बाउंडेड होती है। दूसरा मैंने कहा था बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं है। और हम मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में जानते हैं ना। मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है उसका भी मैंने वीडियो लेक्चर जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं डिटेल्स में। यहाँ पे मैं सिर्फ उसके कुछ टर्म्स जो है मुझे चाहिए यहाँ पे वो मैं लेके चलूंगा, ठीक है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस जो होती है वो या तो फिर an ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 होती है, या फिर an+1 जो है वो ग्रेटर देन an होती है। यहाँ पे ये देखा जाए तो ये जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है और यहाँ पे इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है ना। ये देखिए मोनोटोनिक सीक्वेंस है, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस जो होती है, मान लीजिए कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, ठीक है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है मेरे पास, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। उसका मतलब क्या हुआ कि a1 जो है वो छोटा हो जाएगा a2 से, उसके बाद a3 एंड सो ऑन, यहाँ कहीं पे an आएगा और फिर an+1, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू भी आ सकता है, वो अलग बात है। चलिए आप मान के चलिए दोनों की इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो सकती है, मोनोटोनिक मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो सकती है। सो यहाँ पे ऐसे टर्म्स होती है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, भाई डेफिनेशन तो ये, उसका मतलब कि यहाँ पे तो मेरे पास क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो होती है वो बाउंडेड बिलो तो होती है, ठीक है। दूसरी बात ये बताए कि जो सीक्वेंस होती है उसके पास कितने टर्म्स, यहाँ पे लिमिट जो होती है सीक्वेंस के पास, अगर लिमिट पॉइंट है मोनोटोनिक सीक्वेंस के पास तो वो यूनिक होगा। क्यों? यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे ये सीक्वेंस है, ठीक है, और मैंने कह दिया कि भाई उसके पास दो लिमिट पॉइंट है, यहाँ पे एक L1 है और यहाँ पे एक L2 है, ठीक है। सो सीक्वेंस के पास अगर सीक्वेंस हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो वो तो अगर इंक्रीजिंग है तो वो ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है, ऐसे बढ़ती जाएगी। नाउ मान लीजिए कि मेरे पास सीक्वेंस के पास यहाँ पे ऐसे जाते जाते इतने टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो L1 अगर है उसके पास
कुछ नंबर्स के बाद सीक्वेंस जो है वो हमारी यहाँ पे बढ़ी जाएगी। तो दैट मीन्स अगर कुछ नंबर्स मिले तो वहाँ पे मुझे क्या पता चला कि भाई वो तो कितने होंगे, फाइनाइट नंबर होंगे, फाइनाइट होंगे। पर मुझे पता है कि भाई जब लिमिट की बात करते हैं तो उसके बाद जो जब लिमिट पॉइंट की बात करते हैं तो उसके नेबरहुड में बहुत सारे एलिमेंट होने चाहिए, फाइनाइट तो होने ही नहीं चाहिए। तो दैट मीन्स जो दो सीक्वेंस मतलब कि मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है तो उसके पास दो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये दो लिमिट पॉइंट है तो एक के नेबरहुड में फाइनाइट टर्म्स आएंगे और दूसरे के नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे। दैट मीन्स मोनोटोनिक सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट होती है, ठीक है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट। सो मोनोटोनिक सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट पॉइंट। अब मैंने कहा कि सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक है और यूनिक लिमिट पॉइंट होता है या फिर नहीं होता, हैज यूनिक लिमिट पॉइंट और इट हैज नो लिमिट पॉइंट, या फिर उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होता। मान लीजिए कि हम यहाँ पे n की बात करें तो उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। और अगर बात करें हम 1/n की तो ये जो है हमारी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और उसके पास लिमिट पॉइंट कौन सा है, 0। दैट मीन्स आपके पास कोई भी अगर ऐसे सीक्वेंस हो जिसके पास मोनोटोनिक हो जाए तो उसके पास आइदर यूनिक लिमिट पॉइंट होगा और या फिर उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। दूसरी बात, अगर हमारे सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट यूनिक है दैट मीन्स हमें फिर से पता चला कि भाई मोनोटोनिक है और बाउंडेड सीक्वेंस जो होती है हमारे पास तो उसके पास कितने लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। मोनोटोनिक सीक्वेंस जो होती है उसके पास तो लिमिट पॉइंट होता है या फिर एक होता है या फिर नहीं होता, ठीक है। ऐसा ही कंडीशन हो रही। अब देखिए बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में हम बात करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस की। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है वो भी हम जानते हैं। कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट हमारा जो an है मॉड्यूलस ऑफ n इज लेस और इक्वल टू m फॉर ऑल n। दैट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस है उसके सारे टर्म जो है वो किसी नंबर से छोटे हो जाए। दैट मीन्स हमारे पास एक नेबरहुड मिल जाएगा दैट इज माइनस एप्सिलॉन an लेस और इक्वल टू m। ऐसा होगा मतलब कि हमारे पास यहाँ पे माइनस m है और यहाँ कहीं पे प्लस m है तो उसके सारे में क्या आएंगे, यहाँ पे हमारे पास an आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, an। अब देखिए हम जब बात करते हैं कि सीक्वेंस जो है आपकी वो मोनोटोनिक है उसका मतलब क्या हुआ कि सॉरी जब सीक्वेंस हम बात करें कि वो बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका मतलब हुआ कि दो नंबर होंगे। दैट मीन्स हमारे पास ऐसे दो नंबर होंगे जिसके बीच में सारे सीक्वेंस आ जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ कि बाउंडेड होती है सीक्वेंस तो वहाँ पे उसका रेंज सेट कैसा हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है, ठीक है। रेंज सेट कैसा हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस बाउंडेड तो उसके टर्म जो इनफाइनाइट टर्म्स है वो कैसे होंगे, रिपीट कर रहे होंगे। क्यों कैसे कर रहे होंगे, रिपीट कर रहे होंगे या फिर तो किसी सीक्वेंस के मतलब लिमिट पॉइंट होगा। उसका मतलब कि अगर रिपीट कर रहे, अगर रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है, रिपीट कर रहे तो वहां से हमें पता चल जाता है कि उसके पास क्या है, लिमिट पॉइंट है। अगर रिपीट नहीं कर रहे, रेंज सेट जो है वो इनफाइनाइट है तो हम वहां से बाउंडेड रेंज, अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका रेंज सेट कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। अगर रेंज सेट बाउंडेड है, इनफाइनाइट है तो हम बोलन जो वेस्टर्स जो थियरम है उससे जानते हैं कि एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैज अ लिमिट पॉइंट। सो यहाँ से पता चलेगा अगर इनफाइनाइट सेट है तो हमारा रेंज सेट कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा और वहां से मुझे पता चल जाएगा कि उसके पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। दैट मीन्स अगर हमारी सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा, एक तो होगा, एक से ज्यादा हो सकते हैं पर उसके पास एटमोस्ट क्या होगा, एक तो लिमिट पॉइंट होगा ही होगा, ठीक है। सो यहां से मुझे पता चला कि बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटमोस्ट वन लिमिट पॉइंट। नाउ देखिए बाउंडेड सीक्वेंस के पास एक लिमिट पॉइंट है, मोनोटोनिक सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस के पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट है। मोनोटोनिक सीक्वेंस जो होती है उसके पास या तो लिमिट पॉइंट नहीं होता है, अगर होता है तो वो फिर यूनिक होता है। अब मैं देखिए दे देता हूँ कि आपके पास जो सीक्वेंस है वो कैसी है, मोनोटोनिक भी है और बाउंडेड है। सो मोनोटोनिक एंड बाउंडेड अगर सीक्वेंस है तो मोनोटोनिक बाउंडेड के पास कम से कम एक होगा, मोनोटोनिक के पास क्या है भाई, एक भी नहीं होगा या फिर एक भी नहीं होगा या फिर एक होगा। दैट मीन्स उन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या रहेगा भाई, मोनोटोनिक के पास एक होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है, एक होगा या फिर नहीं होगा। और यहाँ पे है कि कम से कम एक होगा, ठीक है, एटलीस्ट वन होगा। एटमोस्ट सॉरी उसके एटलीस्ट इट हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, यहाँ पे आएगा
एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, तो उसके पास कम से कम एक होगा। तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, उसके पास क्या होगा, वन लिमिट पॉइंट होगा। तो अगर वन लिमिट पॉइंट है आपके पास, तो उससे हमें पता चल रहा है कि आपके जो सीक्वेंस है उसके पास कितनी लिमिट है, उसके पास लिमिट है। दैट मीन्स अगर यूनिक जो लिमिट पॉइंट होता है वो क्या होता है, लिमिट होता है, और लिमिट होता है तो वहां से हमें पता चलता है कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि मोनोटोनिक एंड बाउंडेड सीक्वेंस के पास क्या होता है, वन लिमिट पॉइंट होता है। उसका मतलब कि उसके पास लिमिट होती है, और हैंस वो जो सीक्वेंस है वो कैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ये मैंने यहाँ पे आपको ऑब्वियसली होता है ऐसा करके यहाँ पे दिखाया है ना। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आपकी जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है या नहीं, मतलब कन्वर्जेंट है या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कुछ टूल्स यहाँ पे हम बना देते हैं जिससे हम चेक करेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। तो टूल्स टू क्लेम सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, यहाँ पे जो है पूरी क्लास की यहाँ पे मैं समरी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो देख लीजिए। फर्स्ट तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कैसे होनी चाहिए, सीक्वेंस इज बाउंडेड होनी चाहिए। ठीक है, बाउंडेड तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बाउंडेड होगी तो कन्वर्ज होगी। तो सीक्वेंस जो है वो हमारे पास बाउंडेड होनी चाहिए। अगर बाउंडेड है और फिर हमारे पास अगर वो सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक हो जाती है, ठीक है, सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक हो जाती है, तो 1 और 2 अगर होता है तो फिर हम कहेंगे कि हमारी सीक्वेंस कैसी कन्वर्जेंट। तो हम पहले क्या करेंगे, सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं वो चेक करेंगे, और फिर हम देखेंगे सीक्वेंस मोनोटोनिक है या नहीं। अगर दोनों हो जाती है तो फिर हम बोलेंगे सीक्वेंस कैसे हमारी कन्वर्जेंट है। नाउ जो सेकंड्स है कि आपके पास अगर सीक्वेंस जो है वो अनबाउंडेड है तो वहां से हमें पता चलेगा कि सीक्वेंस कैसी है आपकी, जो है नॉट कन्वर्जेंट है। ठीक है, जो थर्ड टूल है मेरे पास वो हमें पता चलता है कि भाई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो होती है, ठीक है, मैंने कहा था कि भाई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो होती है वो कैसी होती है, वो बाउंडेड बिलो तो होती है। ठीक है, बाउंडेड बिलो तो होती है। अगर वो बाउंडेड अबव हो जाए, ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड बिलो, ठीक है, इज always bounded below, but if it is bounded above, then sequence is convergent and converges to its सुप्रीमम। ठीक है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या नहीं वो देखिए आप। जैसे मैंने कहा कि मोनोटोनिक है नहीं, वो देखिए सीक्वेंस अगर बाउंडेड बिलो है, ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो होती है वो बाउंडेड बिलो तो होती है। अगर वो बाउंडेड अबव हो जाती है तो वो अपने सुप्रीमम को कन्वर्ज करेंगे। सुप्रीमम और इन्फीमम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी हमने हमारे क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मोनोटोनिक, मान लीजिए सिमिलरली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो होती है इज ऑलवेज बाउंडेड अबव, and if it is bounded below, then it is convergent। अगर वो बाउंडेड बिलो हो जाए तो वो जो सीक्वेंस होगी वो कैसी होगी, हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, और and converges to its इन्फीमम। सो हमारे पास यहाँ पे अभी 4 टूल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कुछ टूल्स के टेस्ट के बारे में कि कैसे हम क्लेम कर सकते हैं जो, ठीक है, तो कुछ टेस्ट देखेंगे हम यहाँ पे, जिसमें हम देखेंगे रेशियो टेस्ट, कोसी रूट टेस्ट और वगैरह वगैरह, जैसे कंपैरिजन टेस्ट भी आएगा हमारे पास वहाँ पे। तो कुछ 4-5 टेस्ट है, वहाँ से भी हम देख सकते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। पर जब मेनली हमें पूछा जाए तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट आप बाउंडेड देखिए, फिर उसके बाद मोनोटोनिक देखिए। अगर वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और अगर वो बाउंडेड अबव हो जाती है तो वहाँ से वो जो सीक्वेंस है वो उसके सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगी। अगर वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, वो बाउंडेड बिलो हो जाती है तो वो उसके इन्फीमम को कन्वर्ज करेगी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि अनबाउंडेड सीक्वेंस जो होती है वो कन्वर्जन नहीं हो सकती। बाउंडेड हो, जो सीक्वेंस बाउंडेड हो जाए ये जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो जाए। बाउंडेड होने के बाद अगर वो मोनोटोनिक होती है तब हम कहेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो चलिए, ये था आज का हमारा क्लास जिसमें हमने देखा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, कैसे हम क्लेम कर सकते हैं कि आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं, और टूल्स टू क्लेम द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और नॉट।
अगली क्लास में हम देखेंगे कि कन्वर्जेंट अगर नहीं है सीक्वेंस तो फिर वो क्या हो सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में ऐसे किसी टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में एक और टॉपिक के साथ जिसमें हम देखेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में। टेक केयर, बाय बाय।